हैकिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी दो चार होते हैं, हम सभी इसको जानते हैं। और हैकर्स एक नेगेटिव तरीके से इस टर्म को यूज़ किया जाता है और समझा जाता है कि जो किसी चीज़ को हैक कर रहा है, सेंध लगा रहा है साइबर की दुनिया में, तो वो कुछ गलत ही कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एथिकल हैकर्स होते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं एक एथिकल हैकर जो देश के नंबर 1 या टॉप के एथिकल हैकर माने जाते हैं, क्योंकि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल साइबर की समस्याएं होती हैं उन्हें हल करना उनका पैशन है। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करें, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग की बात करें, ये सब में वो एक्सपर्ट हैं। और देश की बहुत सी कानून की एजेंसीज़ हैं जिनके साथ मिलकर वो साइबर क्राइम से जुड़ी बड़ी और जटिल मामलों को सॉल्व भी कर चुके हैं। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ पहलू भी शामिल हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने एथिकल हैकर सनी नेहरा। सनी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, स्वागत। सनी, आपको एथिकल हैकर माना जाता है। हैकर्स तो हम जानते हैं कौन है, तो आप अपने आप को, अपने काम को एक एथिकल हैकर के रूप में कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, क्या होता है कि जैसे आप हैकर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, सिस्टम्स में इंट्रूड करना, एप्लीकेशंस में इंट्रूड करना बिना उनकी परमिशन के। लेकिन एक एथिकल हैकर क्या करता है, जैसे कोई वेबसाइट है, पेटीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनके बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं। उन पर मैंशनड होता है कि आप हमारी वेबसाइट को टेस्ट करके हमारे लूप होल्स हमें बता सकते हैं ताकि हम उन्हें ठीक कर लें। मतलब एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जो सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में लूप होल्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें आगे रिपोर्ट किया जा सके बिना उन्हें उनका गलत फायदा उठाए और उन्हें ठीक करवाया जा सके। यानी हैकर्स जो किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि बड़े फायदे के लिए ही लोगों की हेल्प करते हैं, एजेंसीज की हेल्प करते हैं। आपके लिए कहा जाता है कि आपने बहुत सारे ऐसे मुश्किल मामलों को हल कर दिखाया है जो बहुत सारी एजेंसीज हल नहीं कर पा रही थी। एक पार्टिकुलर एग्जाम हैकिंग का केस था जो कई सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन वो नहीं क्रैक हो रहा था। वो नहीं ये चीज़ क्रैक डाउन कर पा रहे थे कि ये एग्ज़ाम हैक ही कैसे हुआ है, क्योंकि वो जिस टाइप से वो उसे पूरी हैकिंग को कंडक्ट किया गया था, जो उन्होंने पूरा एक वीएम मशीन में डाल के काफ़ी कुछ उन्होंने चेंजेस करके जो मशीन्स में उन्होंने पूरा अंजाम दिया उस हैकिंग को, वो नहीं सोल्व कर पा रही थी कोई भी एफएसएल। तो बेसिकली एक सेंट्रल एजेंसी क्या करती है, वो उस पूरे केस को टेक ओवर कर लेती है। तो बेसिकली वो हमें एनरोल करती है इस केस में कि आप इसमें हेल्प कीजिए कि एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं रूट कोज एनालिसिस, कि पता लगाइए कि ये हुआ कैसे। सारे लोग्स को स्टडी करके, जितने भी लोग्स अवेलेबल है, सारे और तौर तरीके आजमाए जाते हैं सेम एग्जाम के वर्जन पे, जो एग्जाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रॉपर एनवायरनमेंट्स बने होते हैं उस पर, और वो पूरा हमने क्रैक बनाया। वो लेटर वो पूरा मैटर क्रैक हो गया इस टाइप से। और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सिमिलर केसेस आए एजेंसी के पास जिसमें मुझे बैक टू बैक एनरोल किया गया और वो सारे केसेस को क्रैक डाउन किया गया। और ऐसे बहुत तरह के केसेस हैं। गेटवे एग्रीगेटर्स के केसेस हैं मेरे पास कुछ, जो बहुत हार्ड हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए समझने के लिए। और मतलब होता क्या, घूम फिर के कभी ज़्यादातर जब कोई सेंट्रल एजेंसी टेक ओवर कर लेती है केसेस को, तो वो जनरली उनमें से बहुत सारे ऐसे टेक्निकल केसेस होते हैं जो मेरे पास आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डीडोस से भी रिलेटेड हैं जिसमें हमारे किसी एयरपोर्ट की वेबसाइट को या किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को डाउन कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डार्कनेट में कोई डाटा सेल किया जा रहा था, वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है जिसमें किसी को ट्रैक डाउन किया गया। तो इस टाइप के केसेस आते हैं और इसमें आपकी एक्सपर्टीज है जिससे बहुत सारे मामले हल होते हैं। अच्छा, आजकल जैसे माना जा रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो डार्क वेब पर रेडीमेड टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, इनके लिए पैरेलल इकोनॉमी है जो डार्क वेब पर चल रही है। Exactly. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में आप एक्सपर्टीज रखते हैं और आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, पुलिस भी उसमें शामिल है। तो ये एआई का यूज किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है और आप जैसे एथिकल हैकर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक जो सेशन लिया था वो सीबीआई गाजियाबाद एकेडमी में लिया था, सीबीआई के ऑफिसर्स का। वो इसी चीज़ पर बेस्ड था कि एआई एक्चुअली कहाँ है, एआई से कैसे कैसे क्राइम्स हो सकते हैं और कैसे हम एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं क्राइम को किल करने के लिए, या कैसे हमें एआई से होने वाले साइबर क्राइम से फाइट करनी है, और एज एन इन्वेस्टिगेटर्स आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है, एआई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं वो डीप फेक है। डीप फेक बनाना, आपके जितना ज़्यादा फोटोज़ इंटरनेट पर होंगे उतना ही ज़्यादा आपका रियलिस्टिक डीप फेक बन पाएगा। द सेकंड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हम डीप फेक में ही कह लीजिए, बढ़ती हुई एक्यूरेसी है कम डाटा के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले जब एआई का थोड़ा ग्रोथ होना शुरू हुआ था, जनरेटिव एआई का, मुझे आपका लगभग 10 मिनट्स का ऑडियो चाहिए होता था और उससे आपका वॉइस
क्लोन हो जाता था, आपके वॉइस में मैं कुछ भी बुलवा सकता था 10 मिनट्स के ऑडियो में। धीरे धीरे वो टाइम घटते घटते 1.5 मिनट पहुंच गया, अब वो टाइम 15 सेकंड्स चला गया। अब 15 सेकंड्स का किसी का ऑडियो अरेंज करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नॉर्मली भी आपको कॉल कर दे और आप कॉल उठा लें तो 15 सेकंड्स ऑडियो दे कैन ईजिली गेट। अब उस 15 सेकंड्स के ऑडियो से अगर ऐसे मार्केट में प्रोग्राम्स हैं कि वो आपकी वॉइस में कुछ भी बुलवा पा रहे हैं तो इट बिकम्स ट्रबल फॉर द कॉमन सिटीजन, राइट। उस स्कैमर्स आपका वॉइस को क्लोन कर लेंगे और उससे अगर उनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे लोन ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, वो आपका कॉन्टैक्ट्स ले लेते हैं तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू कर देंगे आपकी वॉइस में। यू माइट थिंक कि हाँ ये कुछ ट्रबल में होगा, वो नंबर अभी नहीं होगा यूज़ में, ये कोई एंड मैनी पॉसिबिलिटी, वो आपको बहुत ढंग से स्कैम कर सकते हैं। दैट इज़ द इशू। तो डीफेक का जो जैसे मैं फोटोज़ के साथ भी यही हो रहा है, पहले बहुत सारा डाटा चाहिए होता, अब धीरे धीरे हम ऐसी स्टेज पे जाते जा रहे हैं कि अगर आपकी एक फ़ोटो भी इंटरनेट पर है वो दे दी किसी AI टूल को तो वो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। तो स्लोली बहुत सारी कंपनीज आप देख रहे हैं डीफेक डिटेक्शन टूल्स बना रही हैं, तो समवेयर काफ़ी हद तक वो कारगर है। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी एड्स देखता हूँ मैं डीफेक वीडियोज़ की चल रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो डीफेक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जैसे ये तो एक कंपटीशन है, एक स्टेप में क्राइम आगे बढ़ता है, दूसरे स्टेप में क्राइम का डिटेक्शन आगे बढ़ता है। तो जनरल पब्लिक के लिए डीफेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम अदरवाइज साइबर अटैक्स की बात करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो सारे AI टूल्स ऐसे हैं जनरेटिव AI, उन पर ना लिमिटेशन लगी है कि वो आपको क्या बता सकते हैं। मतलब आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो उस चीज़ का शायद आंसर ना दें क्योंकि उनको पता है कि इससे कुछ गलत जवाब आने वाला है। लेकिन उसके जेल ब्रेकिंग मेथड्स होते हैं, ये उन मॉडल्स को जेल ब्रेक कर देते हैं। जैसे आप ChatGPT यूज़ कर रहे हो, वो कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा है, तो ये हैकर्स क्या करते हैं, उसको जेल ब्रेक कर देते हैं। अब वो सब कुछ बताता है जो उसको नहीं भी बताना चाहिए। वो उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उससे मालवेयर्स डेवलप कर लेते हैं, ऐसे जो अच्छे से अच्छे EDR या अच्छे से अच्छे एंटीवायरस को कह लीजिए बाईपास कर देते हैं। तो वो और फिशिंग मेल्स बनाने में पहले क्या होता था, फिशिंग मेल में बहुत सारी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती थी, वेबसाइट्स में पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं ये फिशिंग वेबसाइट है। अब जैसे जैसे जनरेटिव AI ग्रो हो रहा है, चीज़ें इतनी रियलिस्टिक हो गई हैं, इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है इन चीज़ों का फिशिंग मेल्स, फिशिंग वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रबलमेटिक है, टूल्स बनाना ईजी हो गया। अब आप देख रहे हैं जनरेटिव AI की कोडिंग कैपेबिलिटी, टूल्स बिल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आप उनको कहते हो, अब वो अच्छे से कोडिंग का भी रिप्लाई करते हैं, आप उनसे कोई कोडिंग पूछते हो तो दे डू रिप्लाई। तो अब क्या हो रहा है, वो आपने एक और टर्म सुनी होगी एजेंटिक AI। एजेंटिक AI जो हमारी जनरेटिव AI है इसका ही एक एक्सटेंशन है। उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी एक एजेंटिक AI प्रोग्राम किसी ने बनाया, उसमें क्या आप उनको सिर्फ ये बताओ कि हमारा जो कंपनी है उसका नाम ये है, वो क्या करेगी, गूगल पे जाएगी, उसके बारे में सर्च करेगी और वेबसाइट बना देगी। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं करना। तो जो हैकर्स हैं वो एजेंटिक AI को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत तरह के इलीगल सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, इलीगल वेबसाइट्स बनाने के लिए, अलग अलग तरह के अटैक्स कंडक्ट करने के लिए जो ऑटोमेटेड हो गए हैं। पहले जो अटैक्स मैनुअली होते थे, अब AI के थ्रू वो ऑटोमेट हो गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो आपके जैसे एथिकल हैकर्स के लिए भी चैलेंज बढ़ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को उन हैकर्स के भी तरीकों को समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है और फिर उसका तोड़ निकालना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं जितने भी जो रिसर्च वर्क्स हो रहे होते हैं, इवन जैसे अभी कुछ रिसर्च चल रहा है ग्लोबली कि AI हैकिंग में कितना कैपेबल है, कि जितने भी नोन अटैक्स हैं, SQL इंजेक्शन है, CSRF है या RC है या जो भी है, इनमें जो AI है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना एक्यूरेट ऑलरेडी है और कितना और उसको डाटा दिया जा सकता है कि वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो मैं इस तरह के सारे रिसर्च जो भी हो रहा था, चाहे वो डीफेक्ट से रिलेटेड हो रहा हो, चाहे स्पीच सिंथेसिस में हो रहा हो। जैसे अभी भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो लिप सिंकिंग होती है, जैसे जब आप मान लीजिए मैंने आपका एक डीफेक बना दिया, या मान लीजिए आपका एक रियल वीडियो ही है, मैंने उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए, अगर आपके बियर्ड है, राइट, आपके पास, राइट, तो बेसिकली क्या होगा, वो जो लिप सिंकिंग होगी वो इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके बियर्ड नहीं है तो वो बहुत एक्यूरेट आएगी। तो इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं कि ऐसा क्यों है मैथमेटिक्स में, और जो मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली मैं अपडेटेड रहता हूँ। उससे क्या होता है, उसी से डिफेक्ट डिटेक्शन टूल्स बनते हैं उन चीज़ों को नोटिस करके। जैसे हमें पता है कि जो आइज़ हैं उनकी मूवमेंट्स क्रिएट करना AI के लिए थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड था पहले, अभी भी थोड़ा हार्ड है। मतलब अभी आप ऐसे डिफेक्ट डिटेक्शन बना सकते हो जो आइज़ मूवमेंट से डिटेक्ट कर ही लेंगे कि एक डिफेक्ट है, राइट। तो ऐसी इस तरह की सारी चीज़ों से जब आप अपडेट रहते हैं तो आप प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिससे डिटेक्शन ईजियर हो जाता है। तो एज एन एथिकल हैकर, और फिर लोगों को डिटेक्ट करना, लोगों को ढूंढना, किसी ने डीफेक बना दिया, वायरल कर दिया, वो केस रजिस्टर हो गया किसी एजेंसी के पास, फिर ये ढूंढना कि ये सोशल मीडिया पे इसका ओरिजिन क्या है। जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT के थ्रू थोड़ा इजी हो जाता है कि पता करना कि ये आया कहाँ से था ओरिजिनली। फिर कई बार होता है कि वो कुछ VPN यूज़ कर रहे हैं, प्रोक्सीज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कुछ और सेकेंडरी मेथड्स ढूंढे जाते हैं। मतलब इट ऑल डिपेंड्स। कई बार रिवर्स में जाके ढूंढा जाता है। एक केस मुझे पता है जिसमें किसी ने डीफेक बना दिया था,
तो बेसिकली उसका आईपी एड्रेस मिल गया था और वो आईपी एड्रेस एक वीपीएन का था। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा एनालाइज करके पता लगा लिया कि ये बंदा कहीं इंडिया में ही है। तो जो आईपी एड्रेस था जो वीपीएन का था वो हर एक आईएसपी को लिखा गया था कि ये बताइए कि ये किसके डेस्टिनेशन आईपी में रिफ्लेक्ट हुआ है, क्या ये आपके किसी भी कस्टमर के डेस्टिनेशन आईपी में ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऐसे करके हमने उस बंदे को पकड़ लिया था जिसने वो डिफेक्ट बनाया था। तो एजेंसीज बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, कुछ हम पब्लिकली बता सकते हैं, कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बैकडोर्स हैं। हो सकता है कुछ ऐसी भी एक आध वीपीएन कंपनी जहाँ पे बैकडोर है जो लोगों को नहीं पता होता है और जो एजेंसीज को जहाँ से हेल्प मिलती है जो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का वो वक्त था, वो दौर था जब इतनी फेक न्यूज़ थी सोशल मीडिया पर, आज भी है। और वो चैलेंज को भी पार पाने में आप जैसे एथिकल हैकर्स आगे आए थे। एग्जैक्टली आना ही पड़ता है हमें। और देखिए आप ये लगा लीजिए कि हमारी एक मिसाइल किराना हिल्स के बॉटम पे गिर गई थी, राइट। तो आई वॉज समवेयर साइलेंट दैट कि ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान वालों ने ना फ्लड करना शुरू कर दिया कि सारी वीडियोस ना कहीं और की हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की एक जो ब्यूटी है वो है लोकेशन डिटेक्शन की, ये लोकेशन कहाँ की है, एग्जैक्टली मैप पे गूगल अर्थ पे कहाँ है, और उसको प्रूव करना कि ये लोकेशन यहीं की है। गूगल अर्थ पे आप आसपास के सारी चीज़ें दिखा के मना लेते हो उनको कि ये यहीं की है। तो मैंने जैसे एक ट्वीट थ्रेड डाला था उस पर किराना हिल पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल था। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स, यूपीएससी हैंडलर्स और काफ़ी ग्लोबल जो डिफेंस चैनल्स हैं उन्होंने भी कवर किया। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उन्होंने एक मिसाइल गिरी थी पाकिस्तान में कहीं पे, वो बेसिकली एक रैम्पेज मिसाइल है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया था कि एक ब्राह्मोस है और ये गलत जगह गिर गया है। तो इंडिया वालों की कोई एक्यूरेसी ही नहीं है ब्राह्मोस की, राइट। तो मुझे प्रूव करना पड़ा पहले तो ये रैम्पेज है और ये गिरी कहाँ पे है और ये क्यों गिरी है यहाँ पे। तो आई डिड अ वेरी डेप्थ, मतलब काफ़ी गहरा मैंने एक ओसिंट किया उसके ऊपर लोकेशन डिटेक्शन के लिए, प्रूव करने के लिए। और अभी क्या हो रहा है, वो हर चीज़ को फेक बताने लग जाते हैं। उनके साथ ना एक प्रॉब्लम है, आपको हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है पाकिस्तान वालों के लिए। उनको सैटेलाइट से इमेजरी दिखा के, रियल वर्ल्ड चीज़ों को दिखा के, रियल वर्ल्ड फुटेजेस को उन सैटेलाइट से कंपेयर करके उनको मनाना पड़ता है। और वो इतना ज़्यादा फेक वो फैलाते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, हमारे एयर बेसिस की बहुत सारी फोटोज़ लेके उस पर ब्लैक डार्क वो स्पॉट्स बना दिए और वो वायरल कर दिए कि ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है इस एयर बेस पे ये वो। तो आपको फिर ओसिंट यूज़ करके थोड़ी लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी से एग्जैक्ट लोकेशंस को ढूंढ के जहाँ वो क्लेम कर रहे हैं फिर से उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। हम कोई भी मिसाइल डेब्रिस अभी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना कि ये उनकी उस पार्टिकुलर मिसाइल का है, तो वो आके फिर से एक फेक वायरल नैरेटिव शुरू कर देते हैं कि ये तो नहीं है हमारी, तो वो मिसाइल ऐसे दिखती है वैसे। फिर आपको थोड़ा ओसिंट करना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ जो उन्होंने डिस्प्ले की है, जो मिसाइल उसकी टेल्स कैसे दिखती थी और जो डेब्रिस है उनको कनेक्ट करके जो पार्ट बनेगा अलग अलग डायमेंशंस में वो कैसे दिखा, फिर से प्रूव करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कोई ऐसे केसेस हैं जो आपको लगा था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं मेरे लिए, मतलब अब तक का सबसे मुश्किल ऐसी चुनौती आपके सामने कौन सी आई है? मतलब कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कह लीजिए जो रैंसमवेयर के केसेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहूँगा ये पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है। मतलब उसमें डाटा रिकवर करना एक दूसरी चीज़ है, डाटा रिकवर हो जाए उस जनरली उस आदमी को, एग्जैक्ट आदमी को ढूंढना, और जब अगर उसे किसी तरह ढूंढ भी लें तो वो फॉरेन कंट्री में किसी में बैठा होता है, उनकी फिर इंटरपोल से बात करना, फिर वो नहीं एक्सेप्ट करते बहुत सारे प्रूफ्स। अगर देखिए हमने क्या है कि हमारे पास एक आईपी, हमने ऑफिशियल ढंग से डाटा ले लिया तो दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट। अगर हमने थर्ड पार्टीज में गए, हम किसी तरह से हमने वो डाटा अरेंज कर लिया तो उनके इंटरपोल्स फिर उस चीज़ को वो करते हैं कि आपने बहुत अलग तरीके से ये डाटा लिया है किसी तरह से बैकडोर्स के थ्रू या जैसे कैसे भी ट्रिक्स यूज़ करके, तो हमारी कोर्ट शायद नहीं एक्सेप्ट करेगी, वी माइट नॉट कोऑपरेट। तो जनरली क्या होता है, जो ग्लोबल साइबर क्राइम है वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया से बाहर के जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरी कंट्री है, हम क्यों कोऑपरेट करें, हम उनका पार्टिकुलर आईपी भी ढूंढ लिए हैं, वो नहीं कोऑपरेट कर रहे। फिर कई बार हम आदमी को भी किसी और तरीके से ढूंढ ही लेते हैं, अगर वो नहीं भी डिटेल दे रहे, स्टिल दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो साइबर वर्ल्ड में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है, वो हर लॉ एनफोर्समेंट के लिए। तो आपको लगता है कि इसको लेकर कुछ रूल्स ऐसे बनाए जाने चाहिए, यूनिवर्सल रूल्स बनने चाहिए? और ऊपर से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जैसे आपने टोर देखा होगा, टोर कैसे वर्क करता है, जिस पर अनियन वेबसाइट्स, डार्कनेट वेबसाइट चलती हैं, वो आपको 3 डिफरेंट नोट्स बाय डिफॉल्ट दे देता है। वो जो आपका डाटा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा, मुझे रैंडम 3 नोट्स मिल गए, मेरा डाटा मान लीजिए, और हर 10 मिनट बाद मान लीजिए वो नोट्स चेंज होते जा रहे हैं, उसमें टाइम होता है, बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा डाटा कैसे पास होगा, मुझे फेसबुक विजिट करना है, मेरा डाटा पहले रशिया गया,
फिर मेरा डाटा अफगानिस्तान गया, फिर मेरा डाटा चाइना गया, उसके बाद वो फेसबुक गया, मतलब 3 रैंडम नोड्स, और वो जो जनरली अलग अलग नेशंस में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको सीधा ढंग से चलना पड़ जाए, मान लीजिए कि अगर एक आईपी हो तो आप एक आईपी का रिवर्स करें, बहुत सारे टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए पहले एक कंट्री से कांटेक्ट करते हैं, उससे रिजोल्व कराते हैं उनके आईपीडीआर को, उससे आपको फिर दूसरा आईपी मिलता है जिसको रिजोल्व कराना है, वो दूसरे नेशन का, फिर आप उनसे बात करेंगे, फिर तीसरे नेशंस का। और जनरली ज़्यादातर आईएसपीज मैंने बताया कोऑपरेट भी नहीं करते, तो आपको ना कोई थर्ड मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, से किसी तरह उसे मालवेयर भेज के उसे हैक किया जाए बंदे को, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा फ्लो हो कि वो क्लिक करे और उसकी फोटो आ जाए, उसे पता भी ना चले। प्रोसेस भी लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस होती होगी, लगे रहो वाली बात। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या होता है कि जैसे होता क्या है कि कोई एजेंसी है, अभी मान लीजिए मैं किसी वेब एप्लीकेशन का भी नाम नहीं लूँगा, मान लीजिए एक एप्लीकेशन में एक लूप होल था। वो लूप होल क्या करता है कि आपने सिर्फ एक लिंक भेज दिया, वो लिंक पे क्लिक करेगा, उसकी फ़ोटो ले लेगा और वो फ़ोटो आ जाएगी, राइट। तो बेसिकली हमने कुछ ऐसे बंदे देखे जो बहुत सारी एनोनिमिटी बनाए हुए हैं फ़ोन पे, मतलब उनके इतनी कई प्रोक्सी चेंज के पीछे बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी फ़ोटो आ रही है। अब अच्छा। उस एप्लीकेशन ने अगले अपडेट में उसको पता चल गया, कहीं से ऐसा कुछ उसने फिक्स कर दिया। तो अब जो एक बीच में जो ऑपरेशन चल रहा है, कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं जो कि बहुत ही मतलब सीरियस क्रिमिनल्स हैं किसी तरह से। आगे वाले बंदे आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। अब हमें एक दूसरा लूपहोल ढूंढना पड़ा जो फिर ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट होता है, राइट। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स ना कि जो प्रोसेस है, कोई लूप होल आ रहा है वो फिक्स हो रहा है, कोई लूप होल है कहीं आ रहा है वो फिक्स हो रहा है, वो चीज़ भी बहुत सारे ऑपरेशंस को बीच में रोक देता है, क्योंकि कोई भी लूप होल कभी भी फिक्स हो सकता है, यू डोंट नो वो कब तक चल रहा है। जब वो किसी कंपनी को पता चल गया है तो वो उस लूप होल को फिक्स करेंगे, क्योंकि वो उनका प्लेटफॉर्म है जिसपे वो अब्यूज़ किया जा रहा है। समथिंग दैट हैपन्स, जैसे इसराइल की कंपनीज क्या करती हैं, वो लूप होल्स को बल्क में खरीद लेती हैं। अब देखिए वो हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं इंडिया, उनके वहाँ पे प्रॉपर ऐसी कंपनीज बन गई हैं जो क्या करती हैं, हर चीज़ के लूप होल्स को बाय करती हैं और सॉफ्टवेयर्स को कंपाइल करती है। मतलब कि एक लूप होल कोई क्रोम में है, एक लूप होल कोई व्हाट्सएप में है, एक लूप होल कोई आपके iOS में, एप्पल में ही है मान लीजिए रूट लेवल पे। तो बेसिकली वो लूप होल्स को कंबाइन करते हैं, एक स्पाईवेयर बनाते हैं और एजेंसीज को दे देते हैं, और वो एजेंसीज ग्लोबली जो टेररिस्ट होते हैं उन पे स्पाई करते हैं आसपास के। दे आर सराउंडेड। उन लूप होल्स को मतलब वो हथियार की तरह यूज करते हैं बेनिफिट के लिए, सेफ्टी के लिए। हाँ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि आप ऐसी कंपनीज वहाँ फ्रीली रन कर सकते हो जो इस टाइप के बिजनेस में रह सकते हैं, जो एजेंसीज के लिए नीड होती है। तो बेसिकली और नेशंस में आप फ्रीली ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, इट बिकम्स अ बिग हेडेक। कोई कंपनी आके आज आप किसी माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाए कि इस कंपनी के पास माइक्रोसॉफ्ट का एक लूप होल है और ये खुलेआम बेचा जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट केस करेगी। व्हाट्सएप ने उनकी पैक्सस कंपनी पर केस किया हुआ, सॉरी एनएसओ कंपनी पर केस किया हुआ है पैक्सस के लिए, जिसमें व्हाट्सएप का एक लूप होल मिसयूज़ किया गया था। सो बेसिकली दैट इज द थिंग। आपने देखा होगा एजेंसीज बहुत सारे टूल्स फिर बाहर से भी लेती हैं, जैसे गवर्नमेंट क्लेम भी करती है, जो सिर्फ एंटी टेरर या कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो लूप होल्स का यूटिलाइजेशन है वो इतना खुल के हो नहीं सकता इंडिया में जैसा इसराइल जैसा नेशंस कर सकते हैं। तो वो भी एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी दुनिया में। दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने हमको बताया है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए मतलब हैकर को लेकर लगता है कि अच्छा आप मेरा मोबाइल फ़ोन हैक कर सकते हो, आप कहोगे ये तो बहुत चुटकी का काम है, हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक दूसरा सवाल जो सिक्योरिटी को लेकर, कि बहुत बार मेरे पास ही बहुत सारी मेल्स आती हैं, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है, मुझे पता है, कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो बताते भी रहते हैं, अब मैं क्या करूं? देखिए एक्चुअली डिपेंड करता है। मैं जो ज़्यादातर हैकिंग आप रियल वर्ल्ड में देखेंगे या कोई भी इंसान रियल वर्ल्ड में देखता है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है मान लीजिए, कोई भी फ़ोन मान लीजिए, अभी के लिए एंड्रॉयड मान लेते हैं, ज़्यादा यूज़र्स के पास वही है। आपको हमेशा ही जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, मतलब आप जब अपने एप्लीकेशंस में टैब में जाते हैं वहाँ पे इंक्लूडिंग द सिस्टम, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि सिस्टम एप्लीकेशंस भी दिखाइए, राइट। कुछ स्पाईवेयर्स होते हैं जो एज अ सिस्टम एप्लीकेशन ही बिहेव करते हैं। आपको थोरोली चेक करना होता है एक एक एप्लीकेशन को कि कौन सा एप्लीकेशन क्या क्या परमिशंस लिए हुए हैं, किसके पास लोकेशन का परमिशन है, किसके पास मैसेजेस का परमिशन है, किस एप्लीकेशन के पास क्या परमिशन है जो उसके पास नहीं होना चाहिए था। ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये नोन है कि नहीं है। जो सिस्टम का होगा, मान लीजिए आपके पास सैमसंग, अगर सैमसंग से रिलेटेड कोई है तो वो पता चल जाएगा कि आपको सैमसंग से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स के होंगे, जो भी आपका जो फर्मवेयर डेवलपर है उनके होंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप अलग से फिल्टर आउट कर पाएंगे अननोन स्पाईवेयर्स को, जो कि
बहुत सारी परमिशंस ले रहे थे। उनके पास आपकी कैमरा परमिशन हो सकती है, माइक्रोफोन परमिशन हो सकती है, बहुत परमिशंस हो सकती हैं। हो सकता है वो टाइमली स्क्रीनशॉट ले रहे हो आपकी एक्टिविटीज़ का, हर 10 सेकंड बाद स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि ये वो अलग वो है, आपको सिंपली पता चल पर जाएगा। एक कॉमन मैन तो जितने मर्जी चीजें देख ले, आधी चीजें समझ में नहीं आती है मोबाइल फोन में, भाई ये है क्या। हाँ, एक्चुअली तो लोग कॉमन मैन के लिए समझना मुश्किल नहीं है। प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं किसी तरह एंड दे अप्रोच देम, और वो कहते हैं कि हमारा मोबाइल को प्रॉपरली इसका एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हमें दे दो, इसमें जो जो एप्लीकेशंस हैं जो नोन हैं, जिनके हैश वैल्यूज़ वगैरह वेल नोन है, जो भी हैं, वो एक पूरी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। उससे उनको पता चल जाता है कि भाई ये कुछ ऐसे सस्पिशियस ऐप्स हैं। और ज़्यादातर जो मार्केट में स्पाईवेयर्स चल रहे होते हैं उनके जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो नोन होते हैं। चलिए, आपको पता भी चल गया कि मेरे इसमें स्पाईवेयर है, मतलब मुझे उसके बाद मैं लैब में नहीं जा रही पर मुझे पता है कि स्पाईवेयर है। Exactly. तो मैं क्या कर सकती हूँ सेफ गार्ड करने के लिए, क्या स्टेप उठाऊं? जैसे अभी मुझे 2 दिन पहले फोन आया था किसी का कि व्हाट्सएप हैक हो गया है, वो ब्लॉक कर दिया गया। व्हाट्सएप पे पहले कुछ हुआ, उसके बाद वो ब्लॉक हुआ, वो हैक हो गया है व्हाट्सएप, या मोबाइल हैक हो गया है। अब मैं क्या करूँ? अगर देखिए आपको ये पता है कि स्पाईवेयर है लेकिन आपको ये नहीं पता स्पाईवेयर कौन सा है, तो अगर आप फ़ोन को रीसेट करने ही जाएंगे तो पूरा डाटा जाएगा, तो वो भी चला जाएगा उसमें, राइट। और अगर आप ये चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ जाए जिससे ये प्रॉब्लम कोज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको या तो खुद से उसे पता करना पड़ेगा, या आपको उसका एक हल्का सा किसी से नॉर्मल इंसान से भी जिसको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए। वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है हाई कि उसे ढूंढ ही देगा एंड वो उसे अनइंस्टॉल कर देगा, और वो डेट वगैरह भी चेक कर लेगा कि ये आया कब था, और उससे अगर उसकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टाइज है तो उसकी एक्टिविटीज़ भी पता कर लेगा। मतलब इट डिपेंड्स, मतलब आपको किसी को अप्रोच कर लेना ही समझदारी है। मतलब वही है ना कि तो खुद ये खुद बैकडोर्स जो डॉक्टर बना ना लेते बने। हैं, ये कुछ एप्स इंस्टॉल करवा के बैकडोर्स बनवा लेते हैं Exactly. इत्यादि, ये सब कंट्रोल में आ सकता है। सब कंट्रोल में आ जाता है, वो 100% मिल जाते हैं। पर ऐसा सर, नॉर्मली हमने देखा है कि जो हैकर्स होते हैं ना बहुत छोटी उम्र के होते हैं। मतलब मूवीज में भी हम देखते हैं कि 15-15 साल के लड़के हैं जो हैक कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्कूल के बच्चे बहुत तेज हैं हैकिंग करने में। ये जो हैकिंग आपने कब शुरू की, मतलब कब वो एज थी जब आपको लगा कि हैकिंग शुरू कर देता हूँ? कोडिंग से ही शुरुआत हुई इसकी? एग्जैक्टली आप बेसिकली जैसे आप कोडिंग करते हैं तो एक टाइम आता है आप एप्लीकेशंस को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एप्लीकेशंस की टेस्टिंग बड़ी चीज़ है ना, कि आपने एप्लीकेशन बना दी, वो सिक्योर कितना है आप उसे देखने लग जाते हैं। आपने आज एक वेबसाइट बनाई, किसी ने आपकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत, आपकी वेबसाइट अगर थोड़ी डाउन भी होगी ना तो भी आपको टेंशन हो जाती है किसी ने डीडोस तो नहीं किया, किसी ने कोई अटैक तो नहीं किया। आप उसके लोग स्टडी करते हैं। एक टाइम आता है धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज में जब आप ये समझ जाते हैं कि सिर्फ चीज़ों को बनाना इज़ नॉट लाइक द एंड ऑफ, मतलब डेवलपमेंट का अंत नहीं है वो। आपको उसे सिक्योरली बनाना सीखना होता है। और जब तक आप उसे हैकिंग ही नहीं सीखेंगे कि भाई मतलब हैक हो, आप पहले ये सीखेंगे ना कि वो चीज़ हैक होगी कैसे, तभी तो आप उसको सिक्योर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो फेज आ जाती है। और साइबर सिक्योरिटी का बूम हमेशा से ही एक्सपेक्टेड था। मैं कम एज से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे चल के साइबर सिक्योरिटी का बूम आएगा, क्योंकि इंटरनेट पर चीज़ें बनाना आसान होता जा रहा है। जो आप देख रहे हैं ओपन सोर्स ग्रो कर रहा है, लाइब्रेरीज ग्रो कर रही हैं हर चीज़ की। आप देख रहे हैं वेबसाइट बनाना आज की डेट में कितना ईजी हो गया, सॉफ्टवेयर बनाना भी ईजी हो गया। तो जैसे जैसे ये ईजी होता जाएगा उसमें एक चीज़ आ जाएगी कि उसमें लूप होल्स भी फिर ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो चीज़ें, जो लाइब्रेरीज इजीली बनी बनाई मिल गई हैं लोगों को, जो उन्होंने मेहनत नहीं की है उसे डिग करने की कि इसमें क्या सही है क्या गलत, जब लोग उनको जोड़ जोड़ के बनाएंगे तो उसमें जो लूपहोल्स रह गए थे ओपन सोर्स में वो उसमें रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा शुरू से ही मानना था कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी फील्ड होगी, तो मैं बहुत ही अर्ली स्टेज पे आ गया था इसमें। इसके बाद आपके, मेरे को लगता है, लर्निंग प्रोसेस थी जो आगे बढ़ती चली गई, और Exactly. उसके साथ साथ करते करते आज आप इतने एक्सपर्ट एथिकल हैकर बन गए हैं। अब हम लोग जैसे क्लाउड ग्रो हुआ तो क्लाउड की साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्क की साइबर सिक्योरिटी में, IoT डिवाइसेस ग्रो हो रहे हैं IoT की साइबर सिक्योरिटी में। अभी मैंने मेरे एक नोन है जिन्होंने एक मतलब कि इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है, राइट। दे हैव स्टार्टअप, उनको अच्छा फंडिंग मिला है, तो उनकी बाइक टेस्ट की। वो जो उनका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता था लेकिन वो जैमेबल है, मतलब मैं मोबाइल में एक ऐसा पैकेट बना सकता हूँ कि वो ब्लूटूथ जैम हो जाएगा। तो मैंने उनको ये समझाया कि मान लीजिए आपकी एक बाइक यहाँ खड़ी है, ये ब्लूटूथ बंद नहीं होता इसमें, राइट। मैंने ये पैकेट चला दिया, ये ब्लूटूथ जैम है, अब वो आदमी तो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा ना। तो बेसिकली जो IoT डिवाइसेस हैं, जितना भी जो आप देख रहे हैं ग्रो होता ही जा रहा है। बल्ब्स में भी वो आने लग गया अब तो, वाईफाई कनेक्शन, राइट। बटन दबाओ वो ऑन हो जाता है, बटन दबाओ वो ऑफ हो जाता है। हर चीज़ में इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है, मतलब कि जो डिजिटल पार्ट है कह लीजिए, वो ग्रो होता जा रहा है। हर इवन टूथब्रश भी इलेक्ट्रिक आने लग गए हैं। तो हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम IoT के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो IoT को टेस्ट करना, AI को टेस्ट करना, जो AI मॉडल्स हैं उनमें बहुत सारे ग्लिचेज हैं, उनमें जेल ब्रेकिंग इंजेक्शंस के लूप, जेल ब्रेकिंग अटैम्प्ट्स होते हैं उसमें, अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स इंजेक्शंस हैं उसमें, बहुत तरह की चीज़ें हैं उसमें।
उनको टेस्ट करना, क्लाउड में जैसे हम आगे जो बढ़ते जा रहे हैं उस चीज़ को टेस्ट करना, उसमें मेरा मेन फोकस रहता है। और एक हमने बड़ी टर्म सुनी थी जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में साइबर अटैक्स हो रहे थे, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, APT। एपीटी। ये एपीटी को से निपटने की स्ट्रैटेजी भी क्या बदलती रहती है? एक्चुअली APT हमेशा से ही थ्रेट थे। हर नेशन के पास कोई ना कोई एक दो APT तो हैं ही। कुछ नेशंस के पास ज़्यादा हैं, जैसे चाइना को ज़्यादा एक्यूज़ किया जाता है ज़्यादा APT ग्रुप्स रखने के लिए, नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा एक्यूज़ किया जाता है ज़्यादा APT ग्रुप्स रखने के लिए। तो जनरली जो बहुत तरह की स्ट्रेटजीज APTs यूज़ करते हैं, जो एक जनरल इनकी कॉमन स्ट्रेटजी है, बहुत जगह देखने को मिलती है, वो ये है कि ये आपको एक PDF या एक मतलब कि किसी व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, या जनरली मेल्स के थ्रू ज़्यादा होता है, बिल्कुल स्पूफ मेल्स होते हैं। आपको लगेगा कि जैसे ये जनरली क्या करते हैं, एक वेबसाइट ढूंढेंगे जो स्पूफेबल है। मान लीजिए कोई XYZ गवर्नमेंट की वेबसाइट है और उसके जो हमने स्पूफिंग से बचने के लिए, मेल स्पूफिंग से बचने के लिए प्रॉपर कन्फिगरेशंस, प्रॉपर चीज़ें नहीं की हुई हैं, राइट। ये बेसिकली उसको स्पूफ कर लेंगे, या ये हैक्ड वेबसाइट यूज़ कर लेंगे। मैंने देखा बहुत जगह हैक्ड वेबसाइट यूज़ होती हैं। ये उसको यूज़ करके मान लीजिए जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या जो भी इनका टारगेट है, जो फॉरेन सर्विसेज में या जो भी, उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये उनको मेल्स भेज देंगे कि ये अटैचमेंट है, वो बहुत ही रियलिस्टिक मेल होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई बार पूरा एक APK भेज सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। तो वो जो भी फाइल आएगी उसमें कोई ना कोई एक मालवेयर बाइंड होता है उसमें, राइट। तो बेसिकली जब उसको डाउनलोड कर लेते हैं उस फाइल को, वो मालवेयर उनके में आ जाता है। वो मालवेयर आपके सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को भेज रहा होता है, राइट। और वो सारा जो हैकर होता है वो बेसिकली गैदर कर रहा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं, इंटेलिजेंस यूनिट्स, वो बहुत सारे ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को जो आइडेंटिफाई हो गए मालवेयर्स के, उनको ब्लैकलिस्ट करती रहती हैं। वो ये भी चेक करते रहती हैं हमारे ऐसे कौन कौन से यूजर्स हैं इस नेशन में जो उस कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट हो रखे हैं। सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि जिस वक्त सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त पे बहुत बहुत सारे ज़्यादा पुलिस के और सेना के अधिकारियों को ऐसी मेल्स आ रही थी कि नया SOP ये है, इसको फॉलो करना है इत्यादि। यू टेंड टू, क्योंकि उसमें माहौल ऐसा था कि यू टेंड टू ओपन दीज मेल्स। एग्जैक्टली। देखिए जो इस टाइप के थ्रेट अटैक्स होते हैं, जो APTs कंडक्ट करते हैं, हमेशा ही चलते रहते हैं, हमेशा ही। बस ये था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत ज़्यादा पीक पर चले गए थे। वो इतना ज़्यादा हो गए थे, इतना ज़्यादा, एक तो वो हमारी वेबसाइट्स को भी उनके हैकर्स बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। बल्क में मेल्स भेज दी जाएँ सबको, पुलिस वालों को भेज दी जाए, आर्मी वालों को भेज दी जाए, जितने लोग भी जो उनके इंपॉर्टेंट टारगेट हैं सबको भेज दी जाए। वो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो यहाँ पे बिल्कुल पीक पे पहुँच गया था। तो उन पे पूरा रिसर्च चलता रहता है कि उन्होंने क्या भेजा है, उसे कौन सा एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, वो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर क्या था, वो IP क्या है, वो IP और किस किस से नेशन में कनेक्ट हो गया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा IPDR चेक किया जाता है, राइट। कई बार क्या होता है कि एक मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विक्टिम मिल जाता है, तो उसका जो पूरा लोग्स है, मतलब कि समवेयर दे हैव अ राउटर एंड समवेयर दे हैव प्रॉपर लोग्स, उसका जो पूरा IPDR है, एक मतलब कि जैसे हम जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारा जैसे कॉल करते हैं तो CDR बनता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो IPDR बनता है, जो IP डिटेल रिकॉर्ड होता है बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया में IPDR स्टडी किया जाता है और उसमें वो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को जो भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको ढूंढा जाता है। अच्छा। ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है किसी भी आदमी का जो उससे उसको डाटा तो नहीं भेज रहा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक जैसे एक यंग साइंटिस्ट था, उसने लिंक्डइन पे किसी ने उसको जॉब ऑफर किया था कि हम आपको ना बेटर जॉब ऑफर दे रहे हैं, हमारे देश में आके रिसर्च कीजिए, ये वगैरह वगैरह। जब वो लिंक्डइन पे बात कर रहा था, उसने ये नहीं देखा कि जो सामने जो बंदा है जिससे वो बात कर रहा है वो एक फेक प्रोफाइल है, वो पाकिस्तान के कोई ISI हैंडलर का प्रोफाइल है, और उसने एक मालवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। और उसकी सेकेंड गलती ये, बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा हमारी एक पार्टिकुलर मिसाइल्स वगैरह से रिलेटेड उसके लैपटॉप में था, जो उसे नहीं रखना था एज पर द प्रोटोकॉल्स। और दूसरा एक और वायलेशन उसने किया कि वो सोशल मीडिया पे मेंशन ही नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ काम करता हूँ इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड ना, जब वो पकड़ा गया तो सबसे पहले जो एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में उस पार्टिकुलर आइडेंटिफायर को, कि डाटा किस सर्वर को जा रहा था, उस सर्वर को दूसरे उनसे भी मैच करती हैं कि भाई ये डाटा और कहीं तो और कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है जो उस पार्टिकुलर सर्वर से कनेक्टेड है, राइट। तो ये प्रोसेस हमेशा होता है। जब भी जैसे किसी के पास मेल आ गया, ये पता चला ये डाटा तो यहाँ जाना था, इस पार्टिकुलर अगर हम इसमें एग्जीक्यूशन करते हैं सारा, ये इसका कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है, तो वो हमेशा ही चेक होगा मेन ऑर्गेनाइजेशंस में
जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई सिस्टम उससे कनेक्टेड तो नहीं है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। बहुत सारी एंटीवायरस कंपनीज भी लिस्ट देती हैं नॉन कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स की। आई थिंक योर हैंड्स, आपके हाथ में हमेशा बहुत बहुत काम रहने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनौतियां भी बहुत बढ़ने वाली हैं। चलते चलते अंत में आपसे एक सवाल, कोई ऐसा रोचक मामला आपके सामने आया जो आपको लगता है कि दर्शकों को पता होना चाहिए? देखिए, हमारे पास ना साइबर क्राइम कॉमन पब्लिक का बहुत ज़्यादा आता है। किसी का फेडेक्स कॉल आ गया, किसी का डीफेक बन गया, ये वो। हम लोग मतलब हम उन मैटर्स को भी सोल्व करते हैं। मुझे जो ज़्यादा मजा आता है ना उस चीज़ में आता है जो दूसरों से नहीं क्रैक हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्स वाले नहीं हो रहे, गेटवे एग्रीगेटर के नहीं हो रहे, कुछ ऐसे ड्रोन फोरेंसिक्स के भी कुछ मैटर्स हमारे पास आ सकते हैं अभी। लेट्स सी हाउ इट गोस। हम कुछ बात कर रहे हैं कुछ लॉ एनफोर्समेंट से, तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कोई, मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकुलर टाइप की हैकिंग हो गई, मान लीजिए किसी ने एक बहुत बड़ा एग्जाम ब्रीच कर दिया है, जैसे जो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस पे हमारा बहुत दिन और रात R&D चलता है। तो जो कंपनीज़ हैं, मैं ऐसे कई मामले देख चुका हूँ, वो कंपनी झूठ बोल रही है कि हमारे यहाँ से कोई ब्रीच नहीं हुआ, हमारा सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर है। ये हमेशा होता है मेरे साथ। वो कंपनीज मानती ही नहीं है, वो कहते हैं प्रूव करो कि हम हैक हुए हैं। हम नहीं हैक हुए, हमारा टेंडर चला जाएगा। उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है, इफ़ दे एक्सेप्ट कि हाँ हमारे अंदर लूपहोल है, तो दे माइट लूज सम वो कुछ टेंडर्स खो सकते हैं। सो बेसिकली वो नहीं मानते हैं। ये हमेशा होता है मेरे साथ। तो बेसिकली फिर उनको बैठा के ग्रिल किया जाता है, उनके लोग स्टडी किए जाते हैं, धीरे धीरे ये प्रूव किया जाता है कि वो कैसे हैक हो सकते थे। फिर वो मानते हैं हाँ ऐसे तो हम हैक हो रहे थे, आपने तो इस वर्जन में प्रूव कर दिया। फिर हम उनको 6-7 मेथड्स दिखाते हैं जिससे वो हैक हो सकते थे, फिर वो 6-7 भी मानते हैं। फिर हम और लोग को कनेक्ट करते हैं और हम उनको समझाते हैं कि प्रोबेबली ये हुआ है। फिर वो तब भी नहीं मानते, वो कहते हैं आप प्रूव कीजिए कि यही हुआ है, क्योंकि उनके एडवोकेट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो ऐसी होगी कि जहाँ पर हम फाइट कर पाएंगे कि आप कैसे कह रहे हो कि ऐसा ही हुआ है, राइट? आप ये प्रूव कीजिए ना कि ऐसा ही हुआ है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ऐसा होता है, वो मान जाते हैं कि ऐसा ही हुआ है। और मैं ऐसे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ, कंपनीज को जानता हूँ जो अपने टेंडर्स खो चुकी हैं। और वो उनका मेन कारण क्या है, वो शुरू में जो इतना हाइड करती हैं गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन एजेंसीज का भी बढ़ता है, तो वो आगे कन्वे करते हैं कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज को कि भाई ऐसे ऐसे है, उनकी गलती है और ये प्रूव हो गया है प्रॉपरली, तो उनको मानना ही पड़ता है। तो हमें ऐसी चीज़ों में ज़्यादा मजा आता है जहाँ पे थोड़ी हार्ड हैकिंग हुई है। लगने लगा है सनी कि अगर आपके जैसे एथिकल हैकर्स ना हो तो बहुत सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जिनको पकड़ना मुश्किल हो जाए। लेकिन बहुत ऐसे केसेस जैसे बहुत सारे लोग चाहिए, मुझे लगता है, अगर हमें साइबर अपराध को रोकना है तो। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे केसेस में जिनको समझना ही वो हो जाए मुश्किल एजेंसीज के लिए, जो सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे बहुत सारे साइबर अटैक इंडिया में होते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, जो गवर्नमेंट को नहीं समझ में आता, मतलब एजेंसीज को नहीं, कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हुआ क्या। वो कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, FIR कर लिया, उसमें प्रोसीडिंग ही नहीं होती है। उसमें फिर उसका प्रॉपर डिजिटल फोरेंसिक्स होता है, बहुत ही डेप्थ फोरेंसिक्स होता है, तब कंक्लूड किया जाता है कि पहले तो हुआ क्या। पहले तो हम ये समझे कि हुआ क्या, जिसके बाद वो FIR ढंग से कंप्लीट होती है और चीज़ें ऐड करके, उसके बाद किया किसने, सेकेंड स्टेप, फिर उनको पकड़ा जाता है। तो हम लोग उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप अच्छा काम ऐसा एक एथिकल हैकर के तौर पे करते रहें और देश का भी समाज का भी भला करते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।